क्या हाल है साथियों, मैं विकास तोमर आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस पे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डेली करंट अफेयर 29 नवंबर यानी 29 नवंबर का डेली करंट अफेयर हम लोग देखेंगे यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में। हमारा टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। हमारा ऑफिशियल नंबर सिर्फ एक ही ऑफिशियल नंबर है 9650347272। इस पर आप लोग व्हाट्सअप करके कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हैं। ठीक, हमारे जो आज के इम्पॉर्टेंट 10 जो टॉपिक्स हैं प्रीलिम्स और मेंस में आ सकते हैं, यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और अदर स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन में, वो है ये वाले। देखिए, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्या इंप्रूवमेंट हुआ है पिछले यानी कि चौथे वाले जो है राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण से, इसके बारे में यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन पूछता है कैसे, टीएफआर बताइए, सेक्स रेशियो बताइए, इससे क्वेश्चन पूछता है। यूपीएससी, यूपीपीएससी और बीपीएससी में तो पूछता है। ठीक, विमेन का इन्वॉल्वमेंट करना है साइंस और इंजीनियरिंग रिसर्च में, वाइजर नाम से है, इसके बारे में देखेंगे। नामदा क्राफ्ट, ठीक, कहाँ का ये शिल्प है और मतलब इसमें क्या पहल की जा रही है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। मॉडल रिटेल आउटलेट स्कीम, ठीक, ये स्कीम है मॉडल रिटेल आउटलेट, लेकिन किस चीज़ से संबंधित है, इसीलिए तो पूरा पढ़ना है इसे। न्यूनतम समर्थन मूल्य, ठीक, अभी 3 फार्मर्स लॉ जो है हटा दिए गए हैं, रिपील कर दिए गए हैं, लेकिन अभी भी क्या चीज़ें डिमांड है फार्मर्स की एमएसपी से संबंधित, जानेंगे पूरा विस्तार से। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, ठीक, इसकी जो है लॉन्च डेट बढ़ा दी गई है नासा के द्वारा। तो क्या डेट है, क्या है ये, काम क्या करेगा और किसका जो है ये, मतलब इससे पहले कौन ये काम कर रहा था ऑलरेडी, इसके बारे में देखेंगे। फीमेल वोटर्स बढ़ी हैं घटी हैं, क्या है, इलेक्शन कमीशन बता रहा है, तो ये वाली सारी चीज़ें हैं देखेंगे। स्टारलिंक इंटरनेट सर्विसेज, ये बड़ा इसमें अच्छा एक वाक्य अभी हो रहा था पीछे, तो गवर्नमेंट ने कहा कुछ बताया उस पर, वो क्या बताया, क्या चीज़ें हैं देखेंगे। सोलोमन आइलैंड्स, ठीक, ये अभी न्यूज़ में है चूँकि कुछ जो है राजनयिक जो इनके रिलेशंस हैं, संबंध है, वो उनमें इन्होंने चेंजेस किए थे। ठीक, तो उसकी वजह से काफ़ी होल्ला इनके यहाँ खुद ही के बच गया और वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनसे कहा जा रहा है कि भैया इस्तीफा दो। ठीक, ये चीज़ है। और सी सेक्शन सेजेरियन सेक्शन आप लोगों ने सुना होगा, डिलीवरी के टाइम पे प्रेग्नेंट लेडीज़ के साथ में सी सेक्शन, पेट फाड़ के जो है ये बेबीज़ को बाहर निकाला जाता है, तो एक तरीका होता है ये। तो इससे रिलेटेड क्या जो है डेटा आया है, भी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो 5 आया उसमें क्या बताया गया, इसके बारे में भी जानेंगे। ठीक, तो आगे देखिए, इन सारे टॉपिक्स के अलावा जो है मैं इनमें से कुछ आप लोग को होमवर्क देता हूं, कुछ आपसे क्वेश्चंस पूछता हूं कमेंट करने के लिए, ये करिए, इंपॉर्टेंट है। स्पून फीडिंग के चक्कर में मत रहिए, कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपको जो है आंसर्स कमेंट करके बताने चाहिए और होमवर्क जरूर पूरा करना चाहिए डेली बेसिस पे। ठीक, और हमारा जो पहला टॉपिक है जनरल स्टडीज पेपर 2, हेल्थ सेक्टर गवर्नेंस संबंधित डेटा आ चुका है। देखिए, हेल्थ में कई सारी जो हमारी पॉलिसीज बनती हैं, ठीक, तो उसमें आपका नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का बहुत बड़ा जो है एक रोल होता है। ठीक, अभी 5th भी और 5th का भी सेकेंड फेज का डेटा आ चुका है 24 नवंबर को। इसमें पहली बहुत ही महत्वपूर्ण चीज, ठीक, जो टोटल फर्टिलिटी रेट होता है वो अब हो गया है 2.0। ठीक, पहले क्या था, 2.2 था। इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए टोटल फर्टिलिटी रेट जो है भारत का अब क्या हो गया, कुल प्रजनन दर क्या हो गया है। ठीक, तो वो 2.0 हो गया है। ठीक, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि भैया टीएफआर यानी कि कुल प्रजनन दर है क्या, किसी एक महीना के प्रोडक्टिव ईयर्स में, ये 15 से 49 इसको माना जाता है। ठीक, तो इन ईयर्स में कितने बच्चे जो है वो महिला करती है ऑन एन एवरेज निकाला जाए, तो उसको बोला जाता है आपका टोटल फर्टिलिटी रेट, सभी महिलाओं का अगर जोड़ लेंगे तो। अगर और अब ये जो फर्टिलिटी रेट है, ये आइडियल जो होता है वो 2.1 होता है। हो सकता है मान लीजिए वो ये ना पूछे कि कितना भारत का हो गया, बल्कि ये पूछ ले कि कितना आइडियल होना चाहिए, तो वो 2.1 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये आपका जो है आपका रिप्लेसमेंट भी रेट भी माना जाता है। मतलब कि आपको जो जितने बच्चे जैसे माता और पिता, ठीक, माता और पिता जो है 2 लोग हो गए और 2 ही लोग को 2 लोग रिप्लेस करें,
तो उसके लिए भी जो है 2.1 टोटल रिप्लेसमेंट होना चाहिए, फर्टिलिटी रेट होना चाहिए। ठीक, तो ये वाली भी आपको संख्या याद होनी चाहिए। टोटल फर्टिलिटी रेट 2.0 हो चुका है। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा है पीछे इसने, यूपीएससी, यूपीपीएससी और बीपीएससी में आते हैं क्वेश्चंस। अच्छा, फीमेल का जो है अब ये बड़ा अच्छा एक जो है आया है यहाँ पर आंकड़ा कि अब जो है मेल से ज्यादा फीमेल हो गई हैं। सेक्स रेशियो अगर देखा जाए तो हर 1000 मेन पर 1020 विमेन हो गई हैं। तो ये एक अच्छी खबर भी है, अच्छा डेटा भी है। और इसमें इन्होंने ये बताया है कि पहले 2005-6 में ही देखा गया कि 1000 था, फिर ये घट के 991 महिलाएं हो गई थी हर 1000 मेन पे, फिर अब ये 1020 महिलाएं हो गई हर 1000 मेन पे, जो कि एक अच्छा सेक्स रेशियो माना जाएगा। सेक्स रेशियो अभी बर्थ पे देखा जाए तो वो बर्थ पे जो सेक्स रेशियो है, हालांकि इसमें गिरावट देखी गई है। ठीक, गिरावट क्या है, मतलब लो है, ठीक है ना, लो है, 9 पर ही है ये। जब बच्चे, कितनी बच्चियां जो है मेल बर्थ पे, 1000 मेल बर्थ पे हो रही हैं, इसको सेक्स रेशियो एट बर्थ बोला जाता है। इसमें ये खाली 1000 अगर मेल बच्चे हैं तो उस पे जो है सिर्फ 929 जो है आपका फीमेल गर्ल्स हैं, मतलब ये चीज समझ सकते हैं। ये पहले से थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट है प्रीवियस सर्वे से, चौथे वाले से, लेकिन फिर भी काफी लो है। ठीक, तो ये ध्यान रखना। और चिल्ड्रन इसमें देखा गया जो कि स्टंटेड है। देखिए इनकी एक एक की डेफिनेशन भी बताता चलूंगा मैं, वेस्टिंग, स्टंटेड, ये क्या चीजें होती हैं। ठीक, तो यहां पे जो चिल्ड्रन या तो स्टंटेड है और या फिर जो है उनमें वेस्टिंग के कुछ लक्षण देखे जा रहे हैं, तो वो भी जो है ड्रॉप हुआ है मैक्सिमम ऑफ 3 परसेंटेज पॉइंट। ठीक, तो मतलब इसमें ड्रॉप हुआ है। जो बच्चे पहले मान लीजिए अगर 27 थे तो अब ये 24 हो गए, तो अच्छी बात है, कम बच्चे अब स्टंटेड हो रहे हैं, कम बच्चों में वेस्टिंग देखी जा रही है। अच्छा, स्टंटिंग क्या होता है, देखिए जो बच्चा जो है कोई, तो उसकी जो एज है, ठीक, मान लीजिए 12 साल, तो 12 साल के अगर अनुपात में हम देखें तो जो नॉर्मली हाइट होती है बच्चों की, उससे हाइट अगर कम है तो स्टंटिंग बोला जाता है। ठीक, ये वो वाला स्टंट नहीं है कि बाइक लेके स्टंट मार रहे हैं, वो वाली स्टंटिंग नहीं है। ये है कि एज के अनुसार अगर हाइट नहीं है बच्चे की तो उसको स्टंटिंग बोला जाता है। और वहीं अगर वेस्टिंग की बात करी जाए तो वेस्टिंग ये होता है कि हाइट के अनुपात में अगर वेट नहीं है तो उसको वेस्टिंग बोला जाता है। कहते हैं ना, अरे यार लंबे बिल्कुल जो है पोल की तरह हो गए हो हैं, लेकिन जो है हो बिल्कुल सीखड़ी, तो ये वाली चीज जो है वेस्टिंग में आती है। और ये होती क्यों है, कुपोषण की वजह से, माल न्यूट्रिशन की वजह से। समझ में, एक एक चीज, एक एक पॉइंट, पूरा बेसिक सारे फैक्ट्स यहां पर आपको रोज सुबह करंट अफेयर 6 बजे आपको मिलते हैं। अच्छा, एनेमिक चिल्ड्रन, अब देखिए एक चीज होती है एनेमिया, पहले इसके बारे में समझ लेते हैं। एनेमिया, ठीक, एनेमिया क्या होता है, ये आपके आयरन की कमी की वजह से जो है एनेमिया हो जाता है। इसमें जो है जोड़ों में दर्द और ये सारी चीजें होती हैं, काफी थकान और हर समय ऐसा लगता है। तो जो बच्चे 5 साल तक के, 5 महीने से 59 महीने तक के जो बच्चे हैं, उनमें देखा गया है कि एनेमिया बढ़ा है। ठीक, तो चिल्ड्रन में एनेमिया बढ़ा है। आप ऐसे भी याद कर सकते हो, अब 67% हो गया है। व्यूमन में भी एनीमिया, जो 15 से 49 साल के बीच की जो महिलाएं हैं उनमें भी बढ़ा है, अब 57% हो गया, इसमें भी बढ़ा है। वहीं अगर मेन देखा जाए तो उनमें भी एनीमिया बढ़ा, मतलब सबके अंदर जो है आपकी आयरन की कमी जो है न्यूट्रिशन की देखी जा रही है, ये भी अब 31% हो गया है। ठीक, ये किसके कंपैरिजन हम किससे कर रहे हैं, पिछले वाला जो आंकड़ा है वो NFHS जो है 4 वाले से कंपेयर कर रहे हैं। ठीक, अब जो अस्पताल में संस्थागत सुविधाओं में जन्म लेने वाली, मतलब हॉस्पिटल में जाके इंस्टीट्यूशनल फैसिलिटी का यूज करते हुए जहां पे बच्चे मतलब हॉस्पिटल में पैदा हो रहे हैं, तो वो भी इंप्रूवमेंट हुआ है। अब जो है करीबन 88.6% लोग, जो महिलाएं हैं, वो हॉस्पिटल में जाके बच्चा उनका पैदा हो रहा है। ठीक, तो ये जो है बर्थ इन इंस्टीट्यूशनल फैसिलिटी कहा जाएगा। अच्छा, कौन सी एक स्कीम है जो गवर्नमेंट इसके लिए चलाती है, प्रधानमंत्री जननी सुरक्षा योजना। जननी सुरक्षा योजना, इसके अलावा और कौन सी स्कीम है, कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक, ये है। अगला जो है जो प्रपोर्शन है चिल्ड्रन का, जो कि 12 से 23 महीने वाले हैं, मतलब 2 साल से नीचे वाले बच्चे, उनमें कितने लोग फुली वैक्सीनेटेड हो गए। समझ में आ रहा है, 2 साल तक के बच्चों में कौन जो है पूरा टीकाकरण उनका हो चुका है, तो ये अनुपात भी बढ़ा है 76% हो गया। पिछली बार पहले जो है 62% था।
और ऐसे चिल्ड्रन जो 6 महीने के अभी छोटे हैं और उनको पूरी तरीके से सिर्फ स्तनपान कराया जा रहा है, ब्रेस्ट फीड किया जा रहा है, तो उनमें भी इंप्रूवमेंट आया, जो कि एक अच्छी बात है। 63.7% अब ये आंकड़ा हो गया। देखिए आपका मदर्स मिल्क इज द बेस्ट मिल्क फॉर द, और जो है बच्चों के लिए बेस्ट है, और 24 घंटे के अंतराल में ही पहली बार स्तनपान करा देना, मतलब कराने का वो है, करा सकते हैं। और इसमें एक जो है आप समझ सकते हैं एलिमेंट होता है कोलेस्ट्रम, जिसकी वजह से ये येलोइश दिखता है। ठीक, ये मैं बता रहा हूं आपका क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, ये वाली चीजें ध्यान रखिएगा। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, आ सकता है और इससे जो है जरूर क्वेश्चन आएगा। ठीक, लिख के रख सकते हो। जनरल स्टडीज पेपर 3 और 1 से संबंधित यहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी और सोसाइटी में व्यूमन से संबंधित यहाँ पे एक स्कीम है या फिर कह सकते हैं प्रोग्राम है कि महिलाओं को कैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में रिसर्च अनुसंधान के लिए बढ़ावा दिया जाए। इसके लिए एक स्कीम चलाई जा रही है जिसका नाम है वाइजर। वाइजर का फुल फॉर्म है कि व्यूमन का इन्वॉल्वमेंट, महिलाओं की भागीदारी साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च में। ठीक, तो ये एक वाइजर प्रोग्राम है। ये पहला इस तरीके का प्रोग्राम है जिसमें कि व्यूमन को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि आप भी अनुसंधान करें, विकास करें, जो है आपका साइंस और इंजीनियरिंग के रिसर्च में। ठीक, इसके थ्रू क्या है, लेटरल एंट्री भी हो सकती है। मान लीजिए कोई महिला सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रही है या फिर कोई जॉब वॉब कहीं पे कर रही है, तो वहां से उस वाले को जो है एक्सपीरियंस को मानते हुए आप जो है साइंस और इंजीनियरिंग रिसर्च में भी जा सकती हैं। ये लॉन्च हुआ अभी 26 नवंबर 2021 को। ठीक, अब यहां पे बात नहीं खत्म होती, बात ये खत्म होती कि यहां पर ये जो प्रोग्राम है ये 2 कंट्रियों के साथ में मिलकर हो रहा है। एक तो भारत की बात हो रही, तो भारत तो ये, दूसरा जर्मनी है। ये इंपॉर्टेंट है, यहां पे फैक्ट पे क्वेश्चन बन सकता है। जो प्रोग्राम है व्यूमन ये वाइजर, इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया इंडो जर्मन साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर के द्वारा। ठीक, इंडो जर्मन IGSTC के द्वारा किया गया ताकि विमेन एनकरेज हो और जो है R&D प्रोजेक्ट्स में अपना योगदान दे सकें। ठीक, इससे क्या होगा भैया, लैंगिक समानता होगी, जेंडर इक्वलिटी होगी और विमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। ठीक, और ये सारी चीजें जो वाइजर वाली चीजें हो रही हैं, ये फ्लैगशिप 2+2 प्रोग्राम जो सेंटर का है उसके ऊपर, यानी कि उसके एडिशन में हो रहा है। आप लोग से क्वेश्चन है कि ये 2+2 प्रोग्राम क्या है। ठीक, 2+2 डिप्लोमेसी मत लिखना, फिर वो कुछ और आंसर आ जाएगा। 2+2 प्रोग्राम क्या है, व्यूमन करके सेंटर करके आप सर्च करिए, मिल जाएगा। ठीक, कमेंट जरूर करिए। ये प्रोग्राम जो है IGSTC वाला, ये ज्वाइंट इनिशिएटिव है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंडिया की तरफ से और फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रिसर्च जर्मनी की तरफ से, और इसमें लॉन्ग टर्म रेगुलर जो है नियमित और दीर्घकालिक अनुसंधान पदों पर जो है आप रह सकती हैं महिलाएं। कहां पर, एकेडमिया, यानी कि कुछ प्रोफेसर इस टाइप से बन जाए रिसर्च इंस्टीट्यूट में या फिर इंडस्ट्री में। ठीक, और ये जो प्रोग्राम है इसमें लेटरल एंट्री हो सकती है, जैसे आजकल आपने सुना होगा IAS PCS में, IAS में लेटरल एंट्री हो रही है। प्राइवेट में आप जॉब करते हैं, आपको कहीं नॉलेज है, तो उसका एक्सपीरियंस को काउंट करते हुए आप जो है बाहर से बाद में एंट्री कर सकते हैं बिना एग्जाम दिए हुए, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। ठीक, तो ये वाली चीज़ है। और ये ऐसा नहीं है कि आपको ब्रेक इन कैरियर करना पड़ेगा, मतलब जो आप कैरियर कर रहे हो उसको छोड़ना पड़ेगा, आप उसको जो है उसमें ब्रेक नहीं लगेगा। और दूसरा, इसमें कोई भी एज लिमिट नहीं है। अगर क्वेश्चन वहां पे पूछता है कि 40 साल से ज़्यादा की महिलाएं नहीं होनी चाहिए, नहीं। ठीक, नो एज लिमिट हैज बीन गिवन अंडर दिस वाइजर स्कीम। इट विल एनेबल इजी पार्टिसिपेशन, इससे आसान भागीदारी को सक्षम करेगा। IGSTC जो है सपोर्ट करेगा अवॉर्डीज जो भी हैं, उनको अवॉर्डीज को सपोर्ट करेगा। IGSTC जो सेंटर है, 29 लाख रुपए तो भैया इंडिया की तरफ से मिलेंगे और यूरो 48,000 जर्मन साइड से मिलेंगे। वाइजर प्रोग्राम जो है 20 अवार्ड भी देगा। ठीक, 20 अवार्ड देगा पर ईयर। अब ये कोई पुरस्कार जो है वैसा नहीं है, मतलब 20 वुमेन को जो है यहाँ पे मौका मिलेगा, मुझे लगता है इस तरीके से है। ठीक, तो ये सारी चीजें समझ में आ गई। आज हम लोग क्या करेंगे, जितने भी टॉपिक है ना, इन सबका आखिरी में मैंने जो है जैसे टॉपिक ऊपर लिस्ट दे रखी थी वैसे दे रखी, वहां पे हम लोग समरी रिवीजन करेंगे। ये एक नया मैंने इनिशिएटिव यहाँ पे सोचा है, ज्यादा से ज्यादा आप लोगों के लिए बढ़िया करने की कोशिश है यहाँ पर कि किस तरीके से आपको जो है बस एग्जाम में आपके जो है क्वेश्चंस गलत ना हो। ठीक, आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ जाएं और जो है बढ़िया से एग्जाम देके आए, ये हम लोग का यहाँ पे लक्ष्य है।
अगला जो हमारा टॉपिक है जीएस पेपर 1 से है, आर्ट एंड कल्चर संबंधित है। नमदा शिल्प, नमदा क्राफ्ट। ठीक, पहली बात कहां से है? कश्मीर से है। ठीक, इसमें क्या होता है? भेड़ की ऊन से जो है कालीन या फिर उस तरीके की चीजें बनाई जाती हैं। आपका रग बनाया जाता है, या इसको गलीचा भी बोलते हैं, ठीक, हिंदी में। तो ये कश्मीर का है और नमदा शिल्प, और इसमें जो है भेड़ की ऊन से रग बनाए जाते हैं, जो आपने देखा होगा महिलाओं को ऊपर से पहनते हुए ठंड से बचाने के लिए, और या फिर गलीचा हिंदी बोलते हैं, वो है। ठीक, तो उससे संबंधित नमदा क्राफ्ट जो है, अभी पीछे देखा गया है कि काफ़ी इसमें गिरावट आई है। जो इसके शिल्पकार हैं वो भी इनका भी काफ़ी जो है कम हो गया इसकी तरफ, इसको बनाने के लिए जो है मतलब काफ़ी उनको गिरावट आई है उनमें भी। और साथ ही साथ ये ओवरऑल क्राफ्ट भी जो है इसकी डिमांड कम हो गई है कई कारणों की वजह से। ठीक, वो उस कारणों में नहीं जाएंगे। तो अब इस शिल्प को बचाना है, कश्मीर के लोगों को जो है सही रास्ते पे और रोजगार पे लगाना है। तो यहाँ पर जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट है, जो ये कौशल है, भाई ये शिल्प बनाना है, बनाना किसी को आता है तो एक तरीके कौशल ही तो है। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट इसमें काम करेगी। ठीक, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और उद्यमिता यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप ने 2 प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं। पहला प्रोजेक्ट ये है कि रिवाइव करेंगे नमदा क्राफ्ट को, जो कि कश्मीर की स्पेशल पायलट प्रोजेक्ट होगा। ये किसके अंतर्गत? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 के अंतर्गत। दूसरी चीज ये है कि हम अब ये इसको रिवाइव करोगे नमदा क्राफ्ट को, ये तो कर रहे हो, लेकिन ये कैसे होगा? जब तक कश्मीर के आर्टिजन और वीवर्स को अपस्किल नहीं करोगे तब तक तो नहीं हो सकता ना। तो उनको जो है साथ में उनकी भी जो कौशल है उसको और बेहतर बनाते हुए नमदा आर्ट के जो भी कारीगर हैं, बुनकर हैं, उनकी स्किलिंग बढ़ाई जाएगी। और ये बढ़ाई कैसे आएगी? रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग, जो कि जो है आपका प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का एक कंपोनेंट है। और इस प्रायर लर्निंग पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है प्रीलिम्स में। ठीक, रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग समझ में आ रहा है क्या मतलब हुआ इसका? मतलब आपका ये है, मान लीजिए कोई भी व्यक्ति आता है जो कि बुनकर है या कारीगर है नमदा शिल्प में, ठीक, और वो जाके इस वाली स्कीम से जुड़ना चाहता है, तो वो जाएंगे, उनको वहाँ पे कहेंगे कि भाई साहब हम ये बनाते हैं और ये बना चुके हैं, ये हमारा कार्य है और हम कुछ बना के दिखा सकते हैं, तो उसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा। ठीक, उसको मान्यता दी जाएगी कि हाँ भैया इसको आता है, पहले से जो लर्निंग कर रखी वो तो है ही है, साथ ही साथ हम इसको और ऊपर करेंगे, स्किलिंग करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि हम वहाँ से कह देंगे नहीं नहीं तुम एलिजिबल नहीं। तो जो लोग प्रायर लर्निंग, जो लोग ऑलरेडी काम कर चुके हैं या फिर कर रहे हैं, उनके लिए जो है यहाँ पे इस प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में भी एक कंपोनेंट है कि उनको ये रिकॉग्नाइज किया जाएगा। ठीक, समझ में आ गया? ऑब्जेक्टिव देखिए वहाँ पे यही है कि जो कश्मीर के लोग हैं, पहली बात तो इस ट्रेडिशनल क्राफ्ट को बचाया जाए, लोगों को जो है वीवर्स को उनकी प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता को बढ़ाया जाए, और जो है आरपीएल वही रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग का असेसमेंट और सर्टिफिकेशन, असेसमेंट समझ रहे हो ना? ऐसा नहीं कि कोई भी आके बोले और उसको रख ले, तो मूल्यांकन किया जाएगा और जो है प्रमाणन किया जाएगा, सर्टिफिकेट दिया जाएगा। नमदा प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो है ये देखा जा रहा है कि 30 नमदा क्लस्टर हैं 6 डिस्ट्रिक्ट में कश्मीर के, उसमें करीबन 2250 लोग को जो है फायदा होगा। ये डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर, बारामूला, गंडेरबल, बंदीपुरा, बडगाम और अनंतनाग है। यहाँ पे करीबन अप स्किल करने की बात हो रही है 10,900 आर्टिजन व्यूवर्स को जम्मू एंड कश्मीर में। अच्छा है, लोग जो है इन सब चीज़ों में लगे रहेंगे तो बढ़िया है, बंदूक कम उठाएंगे। ठीक है ना? और नमदा क्राफ्ट होता क्या है? देखिए, नमदा शिल्प एक तरीके की बुनाई प्रक्रिया है जो कि भेड़ के ऊन से बनता है। एक गलीचा है, मतलब रग वग बनाया जाता है। ठीक, इसका जो रॉ मटेरियल है वो काफ़ी कम है। अब ये वो कारण है जिसकी वजह से नमदा क्राफ्ट जो है कम हो गई। रॉ मटेरियल कम है, दूसरा कि जो स्किल्ड मैन पावर है वो भी कम हो गए। ठीक, लोग जो है आजकल इधर उधर और स्किल्स में जा रहे हैं, तो ये वाली बात है। साथ ही साथ जो मार्केटिंग टेक्निक है वो भी कम है। ठीक है ना? जैसे ट्राइबल्स के आप लोगों ने देखा होगा कि ट्राइबल्स बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें शिल्पकारी करते हैं, लेकिन उसको मार्केटिंग नहीं कर पाते। ठीक है, उन तक जो है ग्राहक पहुंच ही नहीं पाता। तो इसलिए भारत ने क्या लॉन्च किया ट्राइब्स इंडिया करके ई मार्केट प्लेस, जैसे कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट है। सुना है कि नहीं सुना है? ट्राइब्स इंडिया। और ये जो है आपका ट्राइफेड के साथ में मिलके भारतीय मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स जो है उसने मिलके ये कार्य किया है। तो उसी तरीके से यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट नमदा क्राफ्ट के लिए भी कर रहा है। तो ये वैल्यू एडिशन पॉइंट मिला आपको? मिला ना? तो ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पर क्या है कि मार्केटिंग टेक्निक भी नहीं थी, एक्सपोर्ट इसलिए डिक्लाइन हो गया, 100% डिक्लाइन हो गया 98 से 2008 के बीच में। अब प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप एक शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग करिकुलम प्रशिक्षण देंगे, शॉर्ट टर्म का। ठीक,
ताकि इस लुप्त प्राय जो शिल्प को जो है बचाया जा सके, संरक्षण किया जा सके। 25 बैचेस चलेंगे, जैसे कि हम लोग बैच चलाते हैं भाई, तो उसमें जो है आपको एग्जाम के लिए तैयारी कराई जाती है, वैसे ही 25 बैच चलेंगे 3 साइकिल ऑफ ट्रेनिंग में। ठीक, 14 से 16 जो है महीने का होगा अप्रोक्सीमेटली, और इसमें अप्रोक्सीमेटली 3 से जो है 3.5 महीने लगा करेंगे हर ट्रेनिंग प्रोग्राम में। ठीक, ट्रेनिंग करो और स्किलिंग बढ़ाओ और नमदा क्राफ्ट बचाओ, जो कि कहाँ की है, कश्मीर की। ठीक, अगला टॉपिक है वो है मॉडल रिटेल आउटलेट स्कीम। सिंपल सी स्कीम है, इसके नाम से चूंकि आपको नहीं पता चल रहा है कि ये किस स्कीम किससे संबंधित है, इसलिए बता देते हैं। आपका जो भी इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप आपने देखे होंगे, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इनके जो पेट्रोल पंप आपको दिखते हैं ना, वो वैसे अगर देखा जाए तो उनको खुदरा आउटलेट यानी कि रिटेल आउटलेट बोला जाता है। अब वो रिटेल आउटलेट जो है ये मॉडल रिटेल आउटलेट बनाना चाहते हैं, मतलब कि लोगों के फीडबैक के साथ में। अब फीडबैक के साथ में करना चाहते हैं तो उन्होंने क्या किया, एक दर्पण @पेट्रोल पंप नामक एक डिजिटल ग्राहक प्रतिक्रिया कार्यक्रम भी शुरू कर दिया। इन फीडबैक पर काम करते हुए मॉडल खुदरा आउटलेट योजना बनाई जाएगी, जो कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो हैं, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इन तीनों का मिलकर ये लॉन्च किया इन्होंने ये स्कीम, कि भैया अच्छे से अच्छे बनाओ, और जो है जो भी ग्राहक आते हैं वहाँ पे तेल भराने के लिए, उनको जो है बढ़िया से बढ़िया अब सुविधाएं। आपने वैसे नहीं सोच पाया तो ऐसे बताता हूँ। मॉडल आउटलेट क्या है भैया, टॉयलेट होना चाहिए, 24/7 होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, एयर जो है भराने की वो जगह होनी चाहिए, ठीक, रुकने की जगह होनी चाहिए, फायर के जो प्रावधान है वो सब, समझ रहे हो ना, ये सारी चीज़ें इसमें होंगी। अब इससे ज़्यादा इसमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ हाँ फीडबैक किससे, दर्पण जो है @पेट्रोल पंप इसका नाम है, और 4 कैटेगरी में इसको रखा जाएगा, सेल परफॉर्मेंस उसके हिसाब से दिया जाएगा, कुछ अवार्ड दिए जाएंगे, वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से अवार्ड हैं, श्रेष्ठ उत्तम, ठीक, अवार्ड जो है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल गैस देगा। मान लीजिए अगर आपसे अलग से पूछ लिया जाए कि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल गैस कुछ अवार्ड देता है श्रेष्ठ और उत्तम, तो ये किससे संबंधित है, तो ये आपको मॉडल आउटलेट वालों से ही संबंधित है। राज्य सर्वप्रथम अवार्ड जो है ये रेस्पेक्टिव ऑयल कंपनियां देंगी, श्रेष्ठ और उत्तम आपका मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल गैस देगा। ये भी एक थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। ठीक, रियल टाइम जो है ये फीडबैक सिस्टम है, प्रोग्राम है, जिससे कि फीडबैक दिया जाएगा और लोगों को जो है मॉडल आउटलेट योजना के अंतर्गत जो है अच्छे से अच्छे पेट्रोल पंप देखने को मिलेंगे। ठीक, अब ये वाला जो हम पढ़ रहे थे तो मुझे याद आया कि इसी तरीके का सिटीजन चार्टर नाम से एक हमारा टॉपिक है जीएस पेपर 4 एथिक्स में। ठीक, जिसमें कि मोटा मोटी ये होती है चीज़ कि जो भी पब्लिक संस्थाएं हैं, पब्लिक के लिए काम कर रही हैं, वो एक सिटीजन चार्टर निकालती हैं कि वो क्या सर्विसेज किस तरीके से प्रोवाइड करेंगी सिटीजन्स को। ठीक, और उस पे जो है काम करती हैं वो। तो वैसे ही हुआ ना, मॉडल जैसे फीडबैक ले रहे हैं, तो इसी तरीके से सिटीजन चार्टर होता है, एथिक्स पेपर में है, जरूर पढ़िए इसके बारे में। लेक्सिकन एक किताब है, आप लोग जाके उससे पढ़ सकते हैं सिटीजन चार्टर क्या चीज़ है। इसी का एक मॉडल जो है गवर्नमेंट ने चालू किया था, जिसका नाम था सर्वोत्तम मॉडल, सर्वोत्तम मॉडल। ठीक, ये चीज़ें अगर पूछा है सिटीजन चार्टर क्या और बेस्ट क्या हो सकता है, फीडबैक भी लेना चाहिए, ये सारी चीज़ें, तो सर्वोत्तम मॉडल दिया जाता है सिटीजन चार्टर संबंधित। एक एक चीज़, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, सारी चीज़ें मैं आपको बता सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ये मैंने चीज़ें क्लियर करी हुई है। जिसने क्लियर करी नहीं है तो वो आपको अगर पढ़ा रहा है तो आप गलत जगह जा रहे हो। ठीक है, तो समझ लेना ये बातें, और आपको जो है थोड़ा सा इसमें जो लोग देखो समझा भी सके, और आप जो लोग जो है उन परिस्थितियों से खुद भी गुजरे हो, ठीक है ना, उन चीज़ों को उन्होंने खुद भी क्लियर किया हो, उनसे अगर आप पढ़ते हो तो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक, रादर देन जो है आप किसी के ऐसे के पास चले गए जो आपके ऊपर हिट एंड ट्रायल मेथड कर रहा है, उसके साथ नहीं। ठीक, एश्योर होके जाइए जो लोग एक्सपर्ट हैं उनके पास। ठीक, तो आपको कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस पे ऐसा जो है फैसिलिटी दी जा रही है। ठीक है, जीएस पेपर 3 इकोनॉमी में आपका मिनिमम सपोर्ट प्राइस से संबंधित यहाँ पे एक न्यूज़ आई है। अब क्या है कि 3 लॉ तो हटा दिए गए, लेकिन फार्मर फिर भी कह रहे हैं कि भैया हटा दिए तुमने लॉ, ठीक है, लेकिन हमको एमएसपी जो है लीगली गारंटी दो कि मिलेगा, सारे फार्मर्स को मिलेगा और सारी क्रॉप के लिए, ताकि उनको जो है रिम्यूनरेटिव प्राइसिंग मिल सके। ठीक है, जितना वो प्रोडक्शन कर रहे हैं उसका कम से कम लाभकारी मूल्य तो मिले। तो एमएसपी को लीगल गारंटी के तरीके से दे दो, फार्मर की नई डिमांड है। अब यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है एमएसपी के लिए 23 क्रॉप पे हर साल जो एमएसपी सेट करती है। ठीक, और उस पे इनका ये फॉर्मूला ये है कि जो भी प्रोडक्शन कॉस्ट है, ठीक है ना,
मान लीजिए प्रोडक्शन कॉस्ट है 100 रुपए, तो इस पे 1.5 टाइम्स जो है प्रोडक्शन कॉस्ट के हम जो है एमएसपी सेट करेंगे। 1.5 मतलब 1.5 गुना, यानी कि 150 इसमें और जोड़ दो, 250 रुपए एमएसपी दिया जाएगा। ठीक, ये चीज समझ में आई, सिंपल एकदम। ठीक है, ये गवर्नमेंट का फॉर्मूला है। लेकिन और गवर्नमेंट के फॉर्मूले में क्या चीजें लोग जोड़ते हैं यहां पे देखिए, अभी टेलीग्राम ग्रुप पे क्योंकि अलर्ट आ रहा था, मैं पढ़ रहा था, तो मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप जो कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस है, आप लोग सर्च करिए मिल जाएगा, नहीं तो इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने दे रखा है, उस पे मैंने इससे संबंधित पूरी एनालिसिस कि भैया ये एमएसपी किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है और किस तरीके से जो नेशनल कमीशन फॉर फार्मर्स एमएस स्वामीनाथन जी के नेतृत्व में बनाया गया था, तो उन्होंने क्या क्या चीजें बताई थी कि कैसे एमएसपी को निर्धारित किया जाए। A2, FL, C2 ये सब क्या चीजें हैं, मैंने वहां पे टेलीग्राम चैनल पे अपने शेयर कर दिया ऑडियो लेक्चर, जाके आप लोग सुन सकते हैं। तो अब जो 150 गुना या फिर 1.5 टाइम्स जो प्रोडक्शन कॉस्ट की बात करी जा रही है गवर्नमेंट की, इसमें दो चीजें हैं, A2 और FL। C2 नहीं है और C2 की ही डिमांड की जा रही है। C2 क्या है अभी बताऊंगा। A2 क्या है पहले समझ लीजिए। A2 में यह है कि मान लीजिए प्रोडक्शन कर रहे हो आप, तो उसमें कुछ कॉस्ट लगती होगी ना मेरे भाई। वो कॉस्ट क्या है, बीज खरीद रहे हो, उर्वरक खरीद रहे हो आप, पेस्टिसाइड कीटनाशक खरीद रहे हो, ईंधन, सिंचाई, वर्कर हायर कर रहे हो, लीज्ड इन, किराए पे जमीन ले रखी है पट्टे पे, तो ये सारी कॉस्ट आएंगी आपकी जो है A2 में। ठीक, और वहीं कुछ ऐसी अनपेड कॉस्ट होती हैं जिनका पैसा तो नहीं लेते हो आप, पैसा तो आपको नहीं देना पड़ता प्रोडक्शन करने के लिए, लेकिन उसको जोड़ा जाता है। जैसे फैमिली लेबर, मान लीजिए 4 जो है मुस्टंडे घर के लड़के हैं, तो वो अगर खेत में जो है काम कर रहे हैं, तो हमें उनको पैसा तो नहीं देना पड़ा, लेकिन उनका भी जो लेबर के हिसाब से हमें जोड़ना चाहिए कि क्या उनको पैसा उनको मिलता। ठीक है ना, अब हालांकि अनपेड है लेकिन उसको जोड़ेंगे, तो फैमिली लेबर FL हो गया। A2 जो है आपका ये सीड और ये सारी चीजों वाला पैसा हो गया। तो A2 प्लस FL अभी गवर्नमेंट जो है कंसिडर करती है एमएसपी के लिए, और फिर कहती है कि 1.5 टाइम्स हम कर रहे हैं, लेकिन इसमें C2 को नहीं जोड़ा जा रहा है, जिसको कहते हैं कंप्रिहेंसिव कॉस्ट कैलकुलेशन C2, जो कि MS स्वामीनाथन, ठीक है ना, MS स्वामीनाथन जो कि भारत की जो हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन थे, उसके जनक कहे जाते हैं, इनके नेतृत्व में एक नेशनल कमीशन फॉर फार्मर्स बनाया गया था। ठीक, नेशनल कमीशन फॉर फार्मर्स कि भैया आप रिकमेंड करिए एमएसपी कैसे निर्धारित होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, तो उन्होंने A2 प्लस FL, ठीक है ना, ये तो चीजें हो गई, प्लस C2 भी कहा था कि C2 ना, C2 अभी नहीं जोड़ा जाता है। तो जो फार्म यूनियंस हैं उन्होंने डिमांड करी कि भैया C2 को भी जोड़ो, जिसमें कि क्या चीजें हो जाती हैं, कैपिटल एसेट, पूंजीगत संपत्ति, जमीन का पैसा, और ऐसा पैसा जो आपको नहीं मिला क्योंकि आपकी अपनी जमीन थी। ठीक है, मान लीजिए ये आपकी जमीन है A, ये आपकी जमीन है B, ठीक, इन दोनों पे आप खेती कर रहे हो, ठीक है, तो इसका पैसा भी तो जोड़ो यार, ठीक है ना, क्योंकि ये एक एसेट है। एसेट और जो है कोई आपका कंजम्पशन गुड्स में फर्क ये होता है कि एसेट आपको कुछ कमाई करके देता है। ठीक, तो वो भले ही जमीन अगर खाली पड़ी रहे तब भी तो उसका कुछ रेट बढ़ता रहता है ना, वही वाली बात है। तो कैपिटल एसेट के पैसे तो मिले, और ऐसा भी पैसा हमें मिलना चाहिए, जोड़ा जाना चाहिए जो कि हमें नहीं मिला। ठीक, जैसे कि अगर मान लीजिए हम A पे जुताई करते, अपना काम खेती वेती करते, लेकिन B पे ना करते, ठीक, या फिर हम B पे भी कर रहे हैं और वहां पे इसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमको जो रेंटल मिल सकता था, किराया मिल सकता था, या फिर हमें कुछ ब्याज मिल सकता था इस पे लोन लेके, वो जो चीज हमें नहीं मिली, ठीक, उसको भी जोड़ा जाना चाहिए। ठीक है, तो सिंपल सी ये चीज याद रखो कि रेंटल और इंटर ब्याज जो नहीं मिला और कैपिटल एसेट, इनका भी पैसा अगर जोड़ दिया जाए तो ये C2 बोला जाता है, जो कि अभी नहीं दिया जा रहा है एमएसपी के अंतर्गत, लेकिन नेशनल कमीशन फॉर फार्मर ने रिकमेंड किया था। इतना तो याद रहेगा ना, ये चीज है। अभी कोई भी बैकिंग जो है वैधानिक समर्थन नहीं है एमएसपी के लिए। और एक चीज यहाँ पे तथ्य देखना, समझो, जो एमएसपी भी दिया जा रहा है ना मेरे भाई, उसमें जो है ज्यादातर ओपन प्रोक्योरमेंट सिर्फ 2 ही के लिए है, 23 क्रॉप के लिए दिया जाता है, लेकिन इसमें ओपन प्रोक्योरमेंट मतलब कितना भी आप जो है गेहूं और चावल लेके आ जाओ, गवर्नमेंट को प्रोक्योर करना पड़ेगा। वो सिर्फ गेहूं और चावल में सिर्फ 2 में है ओपन प्रोक्योरमेंट, ठीक, बाकी 21 में नहीं है। आप दलहन लेके पहुंच जाओ पल्स तो नहीं लिया जाएगा, कुछ उनका कोटा होगा उतना ही लेंगे वो, समझ मेरी बात। तो और इसमें भी एमएसपी जो आपका पूरा जो कि प्रोक्योर किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, एफसीआई और कई सारी संस्थाएं हैं,
तो उसमें भी 1/3 यानी कि अगर 100 केजी है तो उसमें से 33 केजी जो है करीबन सिर्फ 2 राज्यों से ही एमएसपी का प्रोक्योरमेंट होता है, पंजाब और हरियाणा। तभी आप देख रहे थे इतना ज़्यादा प्रोजेक्ट जो प्रोटेस्ट हो रहा था उसमें पंजाब और हरियाणा से लोग ज़्यादा थे, ठीक है ना, क्योंकि उनको ही सबसे ज़्यादा डर लग रहा था कि एमएसपी नहीं मिलेगा। और इनमें भी मतलब आप समझ रहे हो, जो 33% है, देखिए 100 केजी का 33% का आधा जो है आपका यहां पंजाब और हरियाणा से जो किया जाता है। इसको और क्लियर से देख लेते हैं। देखिए जो एमएसपी दिया जा रहा है आपके कई सारी क्रॉप्स में, उसमें 100 अगर प्रोक्योरमेंट हो रहा है परसेंट, तो उसमें 33%, 1/3 जो है सिर्फ 2 क्रॉप्स पे ही होता है, वीट और राइस पे, ठीक। और ये दोनों जो वीट और राइस हो रही, इनमें भी आधा कहां से हो जाता है, पंजाब और हरियाणा से। बात समझ में आ गई। और इसके अलावा जो है 10 और 20% जो है पल्सेस और ऑयलसीड का ही जो है वो एमएसपी निर्धारित, मतलब इतने ही लोग को, जो फार्मर्स हैं 10 और 20% ही सिर्फ पल्सेस और ऑयलसीड जो पैदा करते हैं, सिर्फ 10% के ही 20% के ही जो फार्मर्स हैं उनको ही इसका एमएसपी मिल पाता। तो एमएसपी देखा जाए तो पूरे सारे फार्मर्स को मिल ही नहीं रहा है। और एक सर्वे में ये भी देखा गया है कि एमएसपी फार्मर्स को पता भी नहीं है कि एमएसपी भी कोई चीज होती है। वहां पे तो सारे बिचौलिए खड़े हुए हैं और बिचौलिए खरीद लेते हैं जो है फार्मर से, उनको तुरंत कहीं जाना नहीं पड़ता, वहीं पैसे कर लेते हैं और वो लोग इकट्ठा करके ट्रक लाद के और जाके एमएसपी का मजा लेते हैं। तो ये वाली चीजें हैं। अच्छा, भारत के हरित क्रांति के जो जनक हैं वो एम एस स्वामीनाथन है, वही वर्ड के देखा जाए तो नॉर्मन बोरलॉग कहे जाते हैं, ठीक। अगला जो हमारा टॉपिक है जनरल स्टडीज पेपर 3 से संबंधित साइंस एंड टेक्नोलॉजी। देखिए जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, ठीक। ये टेलीस्कोप है, मतलब दूर की चीज देखना चाहते हैं, ठीक। इस टेलीस्कोप को अंतरिक्ष में लगाया जाएगा, यानी कि स्पेस में। अब स्पेस में लगाया जाएगा यानी किसी ऑर्बिट पे टांगना पड़ेगा, ठीक है ना। ऑर्बिट पे जो है जाके रुकेगा। ऑर्बिट समझते हैं ना, जो ये गोल जहां पर जो है धरती की जो ग्रेविटी है और दूसरे प्लेनेट की ग्रेविटी है, तो एक तरीके से बैलेंस आउट हो जाती है, तो वहां पे वो घूमने लगता है, ठीक है ना। वहीं इससे मतलब ना अंदर आ पाता ना बाहर जा पाता है, तो ये ऑर्बिट कहा जाता है। तो ये स्पेस में अब ले जाने के लिए कोई हमें जो है इसको किसी रॉकेट लॉन्चर से ले आना पड़ेगा ना, तो इसीलिए जो है, अच्छा इस टेलीस्कोप जो कि स्पेस में लगाया जा रहा है उसका नाम जेम्स वेब है, बात खत्म हो गई। लेकिन स्पेस में ले आने के लिए इसको लॉन्च करना पड़ेगा। लॉन्च करने की जिम्मेदारी थी यहाँ पे नासा की, जिसने इसको जो है 8 बिलियन का जो ये टेलीस्कोप है, इसको अब कह दिया कि 22 दिसंबर को लॉन्च करेंगे। और इसको लॉन्च किया जाएगा आपका एरियन 5 ECA रॉकेट से, फ्रेंच गुयाना जो कि साउथ अमेरिका में है। अगर आप ऐसे करके देखोगे तो जो है ये साउथ अमेरिका अगर ऐसे जाके जा रहा है, ठीक है ना, थोड़ा सा देख लीजिएगा तो यहाँ पे कहीं पे फ्रेंच गुयाना आता है आपका, ये जो है यहाँ पे ऐसे, और कई सारे वेस्ट इंडीज़ हो गया ये सब, और ये फ्लोरिडा है, ठीक है ना। तो रफ डायग्राम है, फ्रेंच गुयाना यहाँ पर होता है। फ्लोरिडा से भी जो है यहाँ पर रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं, बट ये वाला कहाँ से हो रहा है, एरियन 5 फ्रेंच गुयाना साउथ अमेरिका से हो रहा है। ये रॉकेट सिस्टम में कंट्रीब्यूशन जो है आपका योगदान यूरोपियन स्पेस एजेंसी का भी है। इस रॉकेट सिस्टम की बात हो रही है, एरियन 5 की, टेलीस्कोप की नहीं बात हो रही। लेकिन टेलीस्कोप में भी यूरोपियन स्पेस एजेंसी के अलावा कैनेडियन स्पेस एजेंसी के साथ में नासा ने जोड़ते हुए ये एक अंतरराष्ट्रीय सहयोग का परिणाम है कि टेलीस्कोप बनाया गया है, जिसका नाम है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। ये इंफ्रारेड टेलीस्कोप है, लार्ज इंफ्रारेड टेलीस्कोप है, ठीक। इसमें कुछ चीज़ें मैं ऐसी बताऊंगा जो यूपीएससी में भी अगर आपसे पूछेगा तो आपको हिला नहीं पाएगा, चाहे आप, क्योंकि आपके बेसिक्स इतने स्ट्रांग हो जाएंगे। देखिए लार्ज इंफ्रारेड टेलीस्कोप है, अगर वहां पे कह दे कि अल्ट्रावायलेट टेलीस्कोप है, नहीं, आपको मैंने पढ़ाया, आपको याद है, ठीक। इंफ्रारेड, लार्ज इंफ्रारेड टेलीस्कोप है। साथ ही साथ अब देखो क्या होता है कि टेलीस्कोप को हमें मालूम है कि दूर की चीज देखनी है, ठीक। हमारा जो ब्रह्मांड बना है पूरा, वो ये बोला गया कि एक पॉइंट से फिर बिग बैंग हुआ और फिर ये धीरे धीरे एक्सपेंड होता जा रहा है, पूरा यूनिवर्स जो है एक्सपेंड हो रहा है, दूर होता रहा है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि हम यहाँ से टेलीस्कोप लगा के, ये इंफ्रारेड वाला टेलीस्कोप है, तो हम क्या है कि हम वापस जाके हिस्ट्री में कैसे कैसे चीज़ें बनी, पहले क्या बना, फिर ये हम पीछे आगे देख सकते हैं, क्योंकि ये धीरे धीरे एक्सपेंड हो रहा है। तो जो पहले वाली चीज़ें हैं हमें वो जो है कालानुक्रम में, क्रोनोलॉजी में दिख सकती हैं।
समझ रहे हो, ये ऐसा ही है, इसको ऐसा मत समझना कोई जादू वादू है, ये ऐसा दिख सकता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है स्पेस, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है ये स्पेस, जितने भी सारी चीज़ें हैं एस्ट्रोनॉमी और इस सब की चीज़ें। तो इसमें ये टेलीस्कोप यूज़ किया जा रहा है। अब एक चीज़ यहाँ पर, एक चीज़ इन्होंने पॉइंट लिखी जो कि इंपॉर्टेंट, जिस पे यूपीएससी क्वेश्चन बना सकता है, कि जितनी ज़्यादा वेवलेंथ होती है, जितनी ज़्यादा लंबी तरंग दैर्घ्य होता है, उतना ज़्यादा पीछे समय में जाके टेलीस्कोप देख पाता है। ध्यान रहेगा, वेवलेंथ ज़्यादा पीछे तक समय में जाके देख सकता है टेलीस्कोप। ये फॉर्मूला याद कर लो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना। इंफ्रारेड वाला है, लॉन्ग वेवलेंथ का है इसलिए। और इसमें हम क्या क्या देखेंगे कि भैया ब्रह्मांड का जो है हिस्ट्री क्या है, कैसे बिग बैंग हुआ, कैसे सोलर सिस्टम इस तरीके के फॉर्मेशन हो रहे हैं जो कि जहां पर जीवन की संभावनाएं हो सकती हैं, और कैसे हमारा खुद का हमारा खुद का सोलर सिस्टम वो कैसे उगा, उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ। ठीक, ये सारी चीजें देखेंगे। अच्छा, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जो है ये किसका सक्सेसर है? ये हबल टेलीस्कोप का सक्सेसर है। इससे जो है इसको कॉम्प्लीमेंट भी करेगा और इसको एक्सटेंड भी करेगा। इसकी डिस्कवरी, हबल टेलीस्कोप ने भी काफी ज्यादा डिस्कवरी करी है, उसको भी जो है ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जो है बढ़ावा देगा। अच्छा, आप लोग ये सोच रहे होंगे यार ये रॉकेट लॉन्च करके स्पेस में ले जाने की जरूरत ही क्या है यार, धरती पर लगा लेते। तो देखो ऐसा है, ये है धरती, और इस धरती का जो एटमॉस्फेयर है इसमें काफ़ी ज़्यादा गैसेस, काफ़ी ज़्यादा डस्ट, और इन सब की वजह से क्या है कि साफ नहीं दिखता है बाहर का। इसलिए स्पेस में जाके वहाँ पे एटमॉस्फेयर की जो गैसेस ने ट्रैप कर रखी हैं उसके बाहर जाकर हम और अच्छे तरीके से देख पाते हैं, इसलिए इसको स्पेस में लगाया जा रहा है। एक एक क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं, बन सकते हैं, सबका जवाब दे रहा हूं आपका, ठीक है, ये चीज़ है। और बिकॉज ऑफ इसकी लॉन्गर वेवलेंथ की वजह से हम जो है ज़्यादा फर्दर बैक देख सकते हैं हिस्ट्री में जाकर कि कैसे क्या चीज़ बनी है। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि जो स्टार ऐसे हैं जो आज बन रहे हैं, तो उनके डस्ट क्लाउड में घुस के भी देखेंगे कि भैया कौन कौन से स्टार हैं जो हम जो अभी डस्ट है लेकिन आगे आके स्टार बन जाएंगे। ठीक, समझ में आया? इंपॉर्टेंट है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछता है जो कि एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं। तो एप्लीकेशन बेस्ड पढ़िए, मतलब कि क्या अनुप्रयोग है किसी इंफॉर्मेशन का, उस पे क्वेश्चन बनाए जाते हैं, यूपीएससी बनाता है। अगला जो हमारा टॉपिक है पॉलिटी एंड गवर्नेंस, फीमेल वोटर जो, अच्छा यहाँ पे मैं एक होमवर्क देना भूल गया इसलिए एकदम से याद आया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की मतलब विजुअल लाइट, फिर इंफ्रारेड इधर आता है कि इंफ्रारेड इधर आता है, अल्ट्रावायलेट, गामा रेज, एक्स रेज, ये जो पूरी एक श्रृंखला होती है ना, वेवलेंथ किधर घट रही है, किधर फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, ये सारी चीजें एक चार्ट है। जरूर 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 देखिए, इससे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, फीमेल वोटर संबंधित यहाँ पर जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर है सुशील चंद्रा जी इस समय, ठीक, अभी कौन से और पहले कौन नंबर के कौन थे, पहले नंबर पे कौन थे, जरूर देखिएगा। यूपी पीसीएस में इस तरीके के फैक्चुअल क्वेश्चन पूछता है, इस बार भी पूछे थे। ठीक, तो इन्होंने कहा कि देखिए फीमेल का जो पार्टिसिपेशन है 1971 के चुनाव से देखा जाए तो 235% बढ़ गया है। ठीक, और उन्होंने कहा है कि 7 दशक बाद और 17 जनरल इलेक्शन के बाद में, जब से स्वतंत्रता के बाद से जो व्यूमन का पार्टिसिपेशन है इंडिया में वोट डालने में, वो ज्यादा रहा मेन के मुकाबले 2019 के जनरल इलेक्शन में 67% रहा। मतलब व्यूमन ने ज्यादा वोट डाला, मेन ने कम वोट डाला, बाहर निकलने में डरता है। ठीक, तो ये चीज है। और अच्छा, ये सारी बातें जो अच्छी अच्छी इन्होंने बताई, ये कहाँ पे बताई, एक इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे एक वेबिनार हो रहा था जिसकी थीम थी कि हम किस तरीके से विमेन का इलेक्टोरल जो है भागीदारी बढ़ा सके, जो पर्सन जो दिव्यांग जन है उनका कैसे इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन बढ़ा सके, जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनका किस तरीके से इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन बढ़ा सके। और इन सब के लिए, क्योंकि ये वेबिनार है तो सब लोग आके अपनी अपनी अच्छी अच्छी बातें बताएंगे, तो इसमें बेस्ट प्रैक्टिसेस कैसे, क्या चीज़ें हो सकती हैं, कैसे बढ़ाया गया, नए इनिशिएटिव क्या हो सकते हैं, ये न्यू दिल्ली में अभी ऑर्गेनाइज किया था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, तो वहां पे ये चीज़ बताई सुशील चंद्रा जी, जो कि अभी के हमारे इलेक्शन कमिश्नर हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, सॉरी। अच्छा बताइए, इलेक्शन कमिश्नर कितने होते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जोड़कर कितने होते हैं भारत में? ठीक है ना, ये आप लोग से क्वेश्चन है, बताइए, ठीक है। और अच्छा, ये क्वेश्चन का आंसर आप कैसे दे पाओगे? जब आप आज पॉलिटी की लक्ष्मीकांत की बुक खोलकर इलेक्शन कमीशन वाला चैप्टर पूरा पढ़ोगे।
ठीक है ना, तभी आंसर कर पाओगे। ये होमवर्क क्यों नहीं कर रहे हो? अभी ऊपर मैंने साइंस से संबंधित आपको होमवर्क दिया, आपको ये पॉलिटिक्स दिया, ऊपर भी मैंने मैपिंग, ज्योग्राफी, तो कवर तो हो रहा है सारी चीजें आपका। बाकी जो रही स्टडी प्लान की बात, वो हम लोग करेंगे मिड ऑफ दिसंबर से। रोज डेली का प्रोग्राम आप लोग को दिया जाएगा कि किस तरीके से कब क्या करना। उसका आपने डेली अगर 60% भी अचीव कर लिया टारगेट, तो काम बनेगा, बिल्कुल बनेगा। ठीक है, ये चीज़ है। देखिए कई सारे इनिशिएटिव जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लिए हैं ताकि वुमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ाया जा सके इलेक्शन में वोट डालने के लिए। ठीक, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से एक और हमारा आज का टॉपिक है जनरल स्टडीज पेपर 3 से, स्टार लिंक इंटरनेट सर्विसेज। इलॉन मस्क जो कि टेस्ला जो कार बनाते हैं, उनकी ही एक ये जो है प्रोग्राम है स्टार लिंक। तो इसमें क्या है, धरती के ऊपर सैटेलाइट छोड़ दो और वहां से इंटरनेट जो है प्रोवाइड करो। ठीक है, कई सारे भी इनके इस तरीके के तो इसका नाम इन्होंने रखा है स्टार लिंक इंटरनेट सर्विसेज, प्रोवाइड करता है सैटेलाइट के थ्रू, एकदम आसान भाषा में। ठीक, और अभी क्या हुआ कि इनकी वेबसाइट पे जाकर देखिए अभी इनकी वेबसाइट पे जाके देखा गया कि ये भारत में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करने की पूरी बुकिंग ले रहे थे। लोग जाके बुकिंग भी कर रहे हैं। ओए इलॉन मस्क आ गया भैया जी, अब तो इंटरनेट हमको चाहिए तो स्टार लिंक से ही चाहिए, और अब हमें कहीं भी जाए हमें इंटरनेट मिल जाएगा इंडिया में। मान लीजिए इफ एनीबडी इज ट्रेवलिंग, ठीक है ना, तो वो सैटेलाइट से तो चाहे जम्मू कश्मीर से चला जाए भैया कन्याकुमारी, तो उसको मिल जाएगा। वैसे क्या होता है, राउटर वाउटर बदलना पड़ता है। तो ये सारी चीजें, तो ये अपनी बुकिंग भैया ले रहे थे, लोग बुकिंग करा भी रहे थे इंटरनेट के लिए। सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट है, ठीक है, इन्होंने एडवर्टीजमेंट भी कर दिया। लेकिन वहीं तभी बीच में गवर्नमेंट आ गई, उन्होंने कहा बेटे मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन है, हमारे बिना, हमसे लाइसेंस लिए बिना तुम इंटरनेट दे ही नहीं सकते हो, और जो बुकिंग कर रहे हो ये सब वापस करो। जब तक लाइसेंस नहीं लोगे तब तक इंटरनेट नहीं प्रोवाइड कर सकते हमारी धरती पर। समझ में आ गई बात? तो इस तरीके से उनको हड़काया गया, और यहां से फिर अभी सारी चीजें हो रही हैं। सैटेलाइट बेस्ड सर्विसेज इंडिया में जो है रेंडर करने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है। मिनिस्ट्री ने यह भी बताया पब्लिक को कि भैया अभी तक जो है कंपनी ने कोई भी लाइसेंस अथॉराइजेशन नहीं लिया है, तो कोई बुकिंग ना कराओ, क्योंकि इंटरनेट ये दे नहीं पाएंगे। स्टारलिंक एक सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस का कॉन्स्टलेशन है, स्पेस एक्स ऑपरेट करता है इसको। ठीक, और ये सैटेलाइट जो है इंटरनेट देती हैं अर्थ पे, जो है मोस्ट ऑफ द अर्थ पे। ठीक है, 1600 सैटेलाइट हैं अभी मिड 2021 तक, और इसमें हजारों सैटेलाइट ये लगाने वाले हैं स्मॉल लोअर अर्थ ऑर्बिट में, ताकि ये जो है इंटरनेट दे सकें। और भैया धरती पे कोई रिसीवर भी होंगे जो इसको रिसीव करेंगे सिग्नल को। स्पेस एक्स जो है इनका, इलॉन मस्क ने इसको फाउंड किया था 2002 में, जिसपे आप लोगों ने देखा भी होगा कि ये जो है इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे कुछ कुछ चीज़ें भेजते रहते हैं स्पेस एक्स के, फैल्कन नाम से, और इन सब जो है रॉकेट लॉन्चर से भेजते रहते हैं सामान। तो उसी में ये स्टारलिंक इंटरनेट सर्विसेज दे रहा है। अब यहाँ पे बात आई लियो की, ठीक है ना, अब यहाँ पे आपकी बात आ गई, एक सेकेंड, लियो की बात है। लियो क्या था? लोअर अर्थ ऑर्बिट। ऑर्बिट मैंने आप लोगों को बताया कि उसके पीछे का रीजन क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स लग जाता है। खैर ऑर्बिट क्या है बता दिया, लेकिन टाइप ऑफ ऑर्बिट क्या क्या है, जैसे जियो स्टेशनरी, पोलर ऑर्बिट हो गया, ठीक है ना, आपका जियो सन सिंक्रोनस ऑर्बिट हो गया। तो इन सबको डायग्राम के साथ में आपको पढ़ना चाहिए। ठीक, और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए। अगर नहीं आपको आ रहा तो आप भाई होमवर्क दे रहे हो उसका मतलब तो ना कि बस आपको छोड़ दिया। आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़िए और वहाँ पे आप डाउट पूछिए, आपको जवाब दिया जाएगा। एक एक चीज़ें वहाँ पर आपस में भी डिस्कस कर सकते हो, आप वैसे पूछ सकते हो। ठीक, अगला जो हमारा टॉपिक है जनरल स्टडीज पेपर 1 ज्योग्राफी संबंधित है। सोलोमन आइलैंड्स जो है, सोलोमन आइलैंड्स, इसकी लोकेशन पहले आपको दिखा देता हूँ। प्रशांत महासागर में, ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट में, कोरल सी के बगल में कई सारे आइलैंड्स हैं। माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया, ये जो है आपका, तो उसमें एक आइलैंड है सोलोमन आइलैंड। वर्ल्ड वॉर 2 में एक यहाँ पे खतरनाक लड़ाई हुई थी, उसके लिए भी ये जानी जाती है। इसकी जो कैपिटल है होनियारा है। ठीक, लोकेशन देख ली, चलो इस लोकेशन को देखते हुए समझ लेते हैं। अभी इन्होंने क्या है कि आप लोग को मैंने अभी पीछे एक क्वेश्चन, अभी एक टॉपिक पढ़ाया था कि बाल्टिक कंट्री है। ठीक, कौन सी कंट्री है बताइएगा? एस्टोनिया है, लाटविया है, कौन सी है जिसने कि ताइवान से अपने राजनयिक संबंध चालू कर दिए थे, डिप्लोमेटिक संबंध चालू कर दिए थे, तो चाइना नाराज हो गया था। ठीक,
अब यहाँ सोलोमन आइलैंड पे उल्टा हुआ है। सोलोमन आइलैंड ने क्या किया कि ताइवान को छोड़कर उसने चाइना से दोबारा से अपने राजनयिक रिश्ते बढ़िया कर लिए। अब इसकी वजह से क्या हुआ, वहां पे काफी ज्यादा जो है लोग भड़क गए और उन्होंने कहा प्राइम मिनिस्टर इस्तीफा दो, तुम कर क्या रहे हो यार, तुमने ये किया कैसे, तुम ताइवान को छोड़कर तुमने चाइना को कैसे कर लिया। क्योंकि ताइवान ये कहता है कि हम तो एक अलग कंट्री है, चाइना के अंदर अंतर्गत नहीं आते हैं। चाइना कहता है नहीं नहीं, ताइवान जो है हमारे यहाँ की एक स्वायत्त राज्य है और हमारा हिस्सा है। ठीक, पीपुल रिपब्लिक ऑफ चाइना जो है आपका इसको चाइना बोला जाता है और रिपब्लिक ऑफ चाइना जो है ताइवान को बोला जाता है, ध्यान रखना। ठीक, तो ये सारी चीजें वहां पे काफी लूट, आर्सन और आगजनी ये सब हुआ है। सोलोमन आइलैंड जो है एक सॉवरेन संप्रभुता वाला कंट्री है। 6 मेजर आइलैंड है, 900 स्मॉलर आइलैंड है ओशियाना में। लोकेशन मैंने आपको दिखा दी। वर्ल्ड वॉर 2 में एक बैटल ऑफ गोंडल कैनाल हुआ था जिसकी वजह से ये काफ़ी जो है बहुचर्चित है। कैपिटल इसकी होनियारा है और अभी इसको 1978 में ब्रिटिशर्स से जो है पूरी तरीके से आज़ादी मिली है। ब्रिटिशर्स का ये एक प्रोटेक्टोरेट था, मतलब कि कुछ भी अगर सोलोमन आइलैंड को होता तो प्रोटेक्ट करने कौन आएगा, ब्रिटिशर्स आएंगे। 1978 में 1987 में 78 में इनको आज़ादी मिल गई। साउथ पैसिफिक ओशियन है, जैसे मैंने आपको बताया प्रशांत महासागर के साउथ में पड़ता है। ये 7 लाख लोग यहाँ रहते हैं। ज़्यादातर मेलानीशियन है, लेकिन कुछ पॉलिनीशियन भी है, माइक्रोनेशियन भी है, चाइनीज़ भी रहते हैं, यूरोपियन भी रहते हैं। और जैसे कि आपका ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जो आसपास मतलब पास में रहने वाली कंट्रीज़ हैं, वैसे ही सोलोमन आइलैंड में भी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, यानी कि संवैधानिक राजतंत्र है। संविधान में लिखा हुआ है कि हम रिपब्लिक नहीं हैं, हम मोनार्की हैं, राजतंत्र हैं। अच्छा, छोटा सा ही क्वेश्चन है, लेकिन बताइए मोनार्की वर्सेस रिपब्लिक, गणतंत्र में डिफरेंस क्या है। ठीक, जब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की किसके अंतर्गत, किसको मोनार्क, राजतंत्र किसे मान रहे हैं, क्वीन एलिजाबेथ 2 को मान रहे हैं। ठीक, यहाँ पे कई सारे माइग्रेशन भी करके लोग आए हुए हैं मलाइठा से, जो कि आपके जो है यही सोलोमन आइलैंड में ही सेकंड बिगेस्ट आइलैंड है। 6 आइलैंड है ना टोटल, तो सबसे बड़ा आइलैंड तो आपका जो है ये हो गया होनियारा, जो ही कैपिटल है। तो वहाँ पे काफ़ी एथनिक टेंशन और अनरेस्ट भी हो रहा है। देख रहे हो वहाँ पानी में, समुद्र में लोग रह के लड़ रहे हैं और लोग यहाँ पे गोवा जाने के लिए परेशान रहते हैं कि समुद्र देखेंगे मजे करेंगे। ठीक, जो लोग वहाँ पे देखो पगलाए पड़े हैं। ये चीज़ है। अगला जो हमारा टॉपिक है आज का वो है कि आपका सिजेरियन डिलीवरी संबंधित जीएस पेपर 3 हेल्थ, ये जीएस पेपर 2 होगा हेल्थ सेक्टर गवर्नेंस में। देखिए यहाँ पर एक नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो आया उसमें एक डेटा यहाँ पे निकल के आया कि प्राइवेट हॉस्पिटलों में, और आपने देखा होगा आपके घरों में, फैमिली में, कहीं पे भी प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर प्रेग्नेंट लेडी गई तो सी सेक्शन तुरंत हो गया, करते हैं ज़्यादातर। क्यों? क्योंकि मोटी कमाई होती है, 2-3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, और हॉस्पिटल के ऊपर डिपेंड करता है कितना भी पैसा लूट लेंगे। अगर जो नॉर्मल नेचुरल डिलीवरी होती है उससे तो कई गुना ज़्यादा होगा प्राइवेट हॉस्पिटल में। ये फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा भी आया है कि 100 लोग गए तो 50 महिलाएं को तो भैया सी सेक्शन कर दिया उन्होंने। ये चीज़ है। और यही आंकड़ा ओवरऑल पूरे पैन इंडिया में देखा जाए, गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों मिला के, तो करीबन 21.5% जो है महिलाओं का सी सेक्शन होता है। ये आपका अभी डेटा जो आया है NFSS 5 में, इसमें बताया गया है। ठीक, तो मतलब 1/5, 100 में से 21 महिलाओं का जो है सी सेक्शन हो जाता है, चाहे मेडिकल प्राइवेट, मतलब ओवरऑल आंकड़ा है। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई। कहीं कहीं पे तो भैया बहुत ज़्यादा भी है, अभी दिखाएंगे। ठीक, अच्छा, मेडिकली सी सेक्शन जो है ये कहा जाता है कि सेफ है। ठीक है ना, सेफ है। ये जो मदर है उसके जीवन को बचाती है। जो प्रीनेटल मोर्टेलिटी है, मतलब कि बच्चे पैदा होने से पहले वाली कोई मतलब मर ना जाए बच्चा, उसके लिए भी बचाता है। ठीक है, ठीक, सी सेक्शन को सेफ माना जाता है। लेकिन यहाँ पे WHO आ जाता है। WHO ये बताता है कि जो आइडियल रेट है, जैसे भारत में कितना हो गया ओवरऑल 21.5, आइडियल रेट बोलता है 10 से 15 होना चाहिए। ठीक, 10% है अगर तो बढ़िया है। ठीक, लेकिन 10% के ऊपर कितना भी इसको बढ़ा लो, कोई ऐसे साक्ष्य नहीं है कि वाकई में मोर्टेलिटी रेट इससे इंप्रूव होती है। ठीक है ना, मृत्यु दर मतलब जो है घटती है बढ़ती, इसका कोई एविडेंस नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे ये कहा जा सकता है कि 10%, यानी कि इंडिया में तो डबल हो गया है, 21% है क्योंकि, तो राइज अगर 10% के ऊपर होता है तो मतलब कोई साक्ष्य नहीं है कि भैया ये मोर्टेलिटी रेट घटेगी। ठीक, कई सारे स्टेट और यूनियन टेरिटरी ऐसे हैं जहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल जो है कंडक्ट करते हैं
7 और 8, मतलब हर 10 में जो है 7-8 लेडीज जो है उनको तो भैया एक सी सेक्शन कर देते हैं। जैसे कि वेस्ट बंगाल, महिला गई, प्रेग्नेंट लेडी गई, सी सेक्शन, 82% लोग का सी सेक्शन होता है। जम्मू कश्मीर 82%, तमिलनाडु 81, अंडमान निकोबार तकरीबन 80 और आसाम में 70%। ठीक, तो राइजिंग सी सेक्शन चल रहा है भाई साहब, और NFHS 5 ने ये बताया है भी। और 10 स्टेट का देखें हाईएस्ट इंक्रीज, मतलब 4 से जब 5 का हम कंपेयर कर रहे हैं तो हाईएस्ट इंक्रीज कहाँ पे हुआ है? पंजाब में। फिर घटते क्रम में ये सारे जो है स्टेट्स दे रखे हैं। ठीक, ये वाली बात हो गई। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, समरी रिवीजन यहाँ पे करेंगे सारे पॉइंट्स का, ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा। जैसा कि मैं पहले तो आपको बताते हूँ, फिर से यहाँ पे आखिरी में कर लेते हैं, ताकि आप लोग को क्या कितना आपने रिकॉल कर पा रहे हो उसकी एक आदत डलवा चाह रहा हूँ, समझ रहे हो। हर चीज मैं जो करूंगा यहाँ पे उसके पीछे एक वैज्ञानिक कारण होगा, ठीक है ना, ऐसे ही नहीं हवा में चल रहा है सारा काम। तो समरी रिवीजन है यहाँ पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक का फिर से मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ। पहली चीज, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में पहली चीज क्या बताई, TFR में अब 2.0 हो गया है। सेक्स रेशियो जो है, महिलाएं बढ़ गई हैं, 1020 हो गई हैं, 1000 उस पर। ठीक, ये दो चीज पॉइंट मैंने एम्फेसिस करके आपको दिए थे, कम से कम आपको ये दोनों तो याद होने चाहिए। वीमेन का इन्वॉल्वमेंट बढ़ना चाहिए, वाइजर स्कीम है, इंडिया और जर्मनी का ये जो है आपका प्रोग्राम है। इसमें जो है आप कुछ पैसे इंडिया भी देगी, कुछ पैसे जर्मनी भी देगी, दोनों लोग मिलकर इंडिया की तरफ से जो है आपका डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है इस पे काम कर रहा है। नामदा क्राफ्ट जो है कश्मीर से है। ठीक, आपका प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो नामदा शिल्प के लिए 2 पायलट प्रोजेक्ट, पहली बात तो इसको जो रिवाइव करना चाहती है, दूसरे जो शिल्पकार हैं उनको रिकॉग्नाइजिंग प्रायर लर्निंग के अंतर्गत ट्रेनिंग वेनिंग देकर उनके आप स्किलिंग करेगी और नामदा शिल्प को जो है फिर से पुनर्जीवित करेगी। ठीक, मॉडल रिटेल आउटलेट जो है, जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, जैसे कि आपका इंडियन ऑयल हो गया, आपका भारत पेट्रोलियम हो गया, आपका हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो गया, ये तीनों लोग मिलके जनता से फीडबैक लेते हुए पूरे जो है अच्छे से अच्छा खुदरा आउटलेट बनाना चाहते हैं। इसमें श्रेष्ठ और जो है उत्तम नाम से 2 अवार्ड दिए जाएंगे जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम देगा। ठीक, और वहीं जो है आपका एक और पुरस्कार है वो ऑयल कंपनीज देंगी, बताइए उसका नाम क्या है। ठीक है, देखिए मैं भी अभी यहाँ पे आपके सामने बोल रहा हूँ, कहीं मैंने लिख नहीं रखा है, तो पढ़ोगे तभी तो बढ़ोगे, ये वाली बात है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस में जो है फार्मर्स ये चाहते हैं कि भैया लीगली हमको गारंटी दो, साथ ही साथ F2 A2 तो ठीक है, AL तो ठीक है, C2 भी दो, जो कि आपका जो है नेशनल कमीशन जो बनाया गया था फार्मर्स का MS स्वामीनाथन जी के नेतृत्व में, उसने भी पेशकश की थी, C2 भी जोड़ो। इससे संबंधित मैंने ऑडियो जो है पूरा विश्लेषण दे रखा है आपके टेलीग्राम, अपने चैनल टेलीग्राम पर, कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस वाले। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जो है, स्पेस में टेलीस्कोप लगाया जा रहा है, इंफ्रारेड पे काम करता है और वेवलेंथ इसकी ज्यादा, इसलिए ज्यादा हिस्ट्री में जाकर पूरा पीछे का जाकर देख सकता है, ये याद रखना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम संबंधित मैंने आप लोग को इसमें होमवर्क भी दिया है। ठीक, कहां से लॉन्च होगा? फ्रेंच गुयाना से लॉन्च होगा, साउथ अमेरिका में है, मैपिंग जरूर करिए। 3 कंट्रीज ने मिलकर इसको बनाया है, आपका USA, नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, कंट्री नहीं, अब यूरोप तो खैर उसमें कई सारी कंट्रीज है, तो 3 स्पेस एजेंसी बोल सकते हैं, नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और कैनेडियन स्पेस एजेंसीज। ठीक, फीमेल वोटर्स का जो है वो बढ़ा है, 2019 वाले में महिलाओं ने ज्यादा वोट डाला मैन के मुकाबले में। 1971 से देखा जाए तो 235% तक जो है महिलाओं का जो वोटिंग परसेंटेज है वो बढ़ा है। ठीक, और जो है ये चीज़ अभी न्यू दिल्ली में एक इंटरनेशनल वेबिनार हो रहा था जिसमें बेस्ट प्रैक्टिसेस की बात हो रही थी, वहां पे इन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हमारे हैं सतीश चंद्रा, उन्होंने इसको बताया। ठीक, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक जो है आर्टिकल 324 के अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूशनल निकाय है, यानी कि संवैधानिक बॉडी है। ठीक, हिंदी इंग्लिश में मिक्स हो गया। स्टार लिंक इंटरनेट सर्विसेज, ये जो है इलॉन मस्क के द्वारा एक पहल है जिसमें कि सैटेलाइट के जरिए जो है धरती पर इंटरनेट की सेवाएं प्रदान की जाती हैं, और इसको जो है आपका स्पेस एक्स से जो है आपके सैटेलाइटों को लगाया जाता है, सैटेलाइट लॉन्च करके, रॉकेट लॉन्च करके सैटेलाइट रखे। कई सारी सैटेलाइट है जो कि अर्थ को इंटरनेट सर्विसेज देंगी, स्पेस एक्स के अंतर्गत आता है, और इलॉन मस्क का है जो कि टेस्ला बनाते हैं। ठीक, भारत में ये इंटरनेट सर्विसेज के लिए बुकिंग ले रहे थे, लेकिन इनको मना कर दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के द्वारा, क्योंकि इनके पास लाइसेंस नहीं है। लाइसेंस किससे लेना पड़ेगा? डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम से।
ठीक। सोलोमन आइलैंड जो कि जो है दक्षिण प्रशांत महासागर में एक आइलैंड्स है, 6 आइलैंड का समूह है, लार्ज और एक छोटे। होनियारा नाम से इसकी कैपिटल है। अभी इसने क्या किया कि राजनयिक संबंध अपने ताइवान से हटा के चाइना से कर लिए, तो वहां पे हो गया उपद्रव, आर्सन आगजनी और लूटपाट चालू हो गई। प्राइम मिनिस्टर का जो है वो मांगा जा रहा है। मेन चीज क्या है, मैपिंग करना। वर्ल्ड वॉर 2 में एक बैटल है, उसके नाम से ये मशहूर है। सोलोमन आइलैंड जो है पॉलिटी के परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल आपका मोनार्की, ठीक, जो एलिजाबेथ 2 है उनको हेड ऑफ स्टेट मानती है। मैंने आप लोग से क्वेश्चन पूछा है, मोनार्की राजतंत्र वर्सेस गणतंत्र यानी कि रिपब्लिक में क्या डिफरेंस होता है। सी सेक्शन जो है भारत में प्राइवेट हॉस्पिटल में 50% है, मतलब 2 महिलाएं जाएंगी तो 1 महिला का सी सेक्शन कर दिया जाएगा। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने 5 ने ये अभी बताया है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर आज का देखा जाए तो टोटल फर्टिलिटी रेट अब जो है 2019-21 में कितना हो गया, 2 हो गया है। ठीक, तो एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर वुमन डिक्रीज्ड जो है नेशनल लेवल पे, क्योंकि पहले 2.2 था, अब 2 जो हो गया 2.0 हो गया। तो इसी के साथ में आप लोग को कैसा लगा आज का करंट अफेयर का सेशन? अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक का बटन तोड़िए, ज्यादा से ज्यादा लोग को जोड़िए, शेयर सब्सक्राइब कमेंट करा कर। ठीक, तो चलिए यहाँ पे खत्म करते हैं। रोज सुबह आप लोग का 6 बजे जो है करंट अफेयर आता ही आता है। निश्चिंत होके पूरा देखिए, ये करंट अफेयर पूरा संपूर्ण है, कंप्लीट है, सफिशिएंट है, बहुत ही व्यापक है, कंप्रिहेंसिव है, होलिस्टिक है। ठीक, चिंता नहीं करना। यूपीएससी हो चाहे यूपीपीसीएस, फैक्ट्स, बेसिक्स, अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट सब कुछ यहाँ पे, खाली इसको फॉलो कर लो और जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। वहाँ पे मैं सारे आप लोग के डाउट और सारे के सारे जो भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। कोई डाउट हो तो यहाँ पर आप लोग व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है। वंदे वंदे मातरम।